हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त जबरदस्त। मैं भी एकदम मस्त और एकदम जबरदस्त। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज की क्लास में हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। हम ये समझेंगे स्पीड क्या है और कितने तरह की होती है, वेलोसिटी क्या है और ये कितने तरह की होती है, और फिर लास्ट में करेंगे इनके ऊपर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन जो नीट के एग्जाम्स में आ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से जिसका नाम है स्पीड। और जो क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में कराऊंगा वो आपके प्रैक्टिस के लिए भी होंगे। आपको जो जो क्वेश्चंस मैं कराऊं वो सभी के सभी घर पर एक बार आप रिपीट करके जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक आता है स्पीड। ये लिखा आपके सामने। अब सवाल ये आता है स्पीड किसे कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों के दोनों रेस्ट पर रखे हुए हैं। मैं आपसे पूछूं कि बताना कौन ज्यादा रेस्ट पर है और कौन कम रेस्ट पर है, तो आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, कौन ज्यादा रेस्ट पर है कौन कम रेस्ट पर है, ये कैसे बता सकते हैं? दो चीजें अगर रेस्ट पर है तो वो किस पर है? रेस्ट पर। लेकिन अगर दो चीजें मोशन में है और मैं ये पूछूं कौन ज्यादा मोशन में है और कौन कम मोशन में है, तो आप बता सकते हो जो चीज तेज चल रही है उसमें मोशन आपको ज्यादा नजर आ रहा है और जो चीज धीरे चल रही है उसमें मोशन कैसा है? कम। इसका मतलब है कि यह हुआ कि अगर दो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हो सकता है कोई एक ऑब्जेक्ट तेज चल रहा हो और कोई एक ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा हो। कौन सा ऑब्जेक्ट तेज चल रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा है, इस चीज को डिसाइड करने के लिए हम एक टर्म पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है? स्पीड। तो स्पीड हमें यह बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से चल रहा है या कितना स्लो चल रहा है, कितना धीरे चल रहा है। इसका मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को तेज चलता हुआ तब कहेंगे जब वो ऑब्जेक्ट जल्दी जल्दी डिस्टेंसेस कवर करेगा या फिर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कम टाइम के अंदर। आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से डिस्टेंस कवर करता है, यही क्या है? स्पीड। इसका मतलब आप सिंपली बोल सकते हैं द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, जो कि आपके सामने लिखा है द रेट एट विच डिस्टेंस इज कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और इसकी सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकंड। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रुके हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है? जीरो। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। कभी भी किसी भी हालात में स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। और हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तब वो स्पीड कैसी हो सकती है? जीरो हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ना तो मोशन में रहने वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो हो सकती है और ना ही नेगेटिव। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ स्पीड की। स्पीड आप देख सकते हैं टोटल 4 टाइप्स यहां पर लिखे हैं। पहला जिसे बोल रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म या फिर बोलिए वेरिएबल स्पीड, और तीसरा है एवरेज स्पीड, और चौथा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। अब देखिए व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहा जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन के दौरान उसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, तो ऐसी स्पीड को कहा जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि आप आसान भाषा में यह बात बता सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन के दौरान उसकी स्पीड ना बढ़ती है ना घटती है, चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, तब आप ऐसी स्पीड को कहोगे यूनिफॉर्म स्पीड। और ऐसा तब हो पाएगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो आप ये बोल सकते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए मैं आपके सामने यहां पर एक स्ट्रेट रोड बनाता हूं। मान लो ये एक सीधा रास्ता है। इस सीधे रास्ते पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट था। मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट था इस तरीके से, और इस ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक जाने में टोटल 5 सेकंड का वक्त लिया और 5 सेकंड में इसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। आपने जब अगले 5 सेकंड देखा तो फिर अगले 5 सेकंड में भी इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी 10 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में जब आपने देखा तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी कितना था? 10 मीटर्स। इसका मतलब है कि इक्वल टाइम में जो डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं। तो आप बोलोगे इसकी जो स्पीड है वो कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस तय करता है तो हम बोलते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कैसी है? यूनिफॉर्म है, यानी फिर कांस्टेंट एक तरीके से। अब इस चीज को आप देखिए जरा ध्यान से। आसान भाषा में अगर आप बोले तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही स्पीड है। और पर यूनिट टाइम अगर हम मान ले कि 1 सेकंड में, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा हम उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो सपोज कर लीजिए ये एक रास्ता है और इस रास्ते के ऊपर यहां पर एक कार चल रही है। कुछ देर बाद मैंने इस कार को देखा तो एक कार अपनी जगह से थोड़ी सी आगे की तरफ पहुंच गई। इसका मतलब कार को यहां से यहां तक जाने में कुछ टाइम लगा होगा। मान लेते हैं कार को यहां से यहां तक जाने में कितना वक्त लगा? 5 सेकंड।
और यहां से यहां तक कार ने जो डिस्टेंस तय किया, वो वाला डिस्टेंस जो तय किया वो कितना था, 50 मीटर। तो इससे पता लगा कि कार ने 5 सेकंड के अंदर 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो 1 सेकंड में उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 50/5 और 5 से इसको कट कर देंगे, दैट इज 10 मीटर। इसका मतलब ये जो कार है वो हर 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो आप उसे बोल सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है हर सेकंड में ये कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 10 मीटर, और यही क्या बन जाएगी इसकी स्पीड। इसका मतलब तो ये बड़ा सिंपल सा काम हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने t टाइम में d डिस्टेंस ट्रेवल किया तो वो एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, d/t, और यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आप उसी को क्या बोलेंगे, स्पीड। इसलिए आप कह सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और यहां से हमारे सामने एक फॉर्मूला लिखा है, यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अच्छा, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस और टाइम से मिलकर के बनी है, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड, इसलिए इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो ये था यूनिफॉर्म स्पीड। अब आते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर बोल दीजिए इसे वेरिएबल स्पीड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन के दौरान उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती, उसकी स्पीड बदलती रहती है, कभी स्पीड बढ़ जाती है, कभी स्पीड घट जाती है, कम हो जाती है, तब ऐसी स्पीड को आप बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर आप इसे वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम जब रोजाना की जिंदगी में अपनी गाड़ी लेकर के निकलते हैं घर से बाहर, बाइक, स्कूटी, कार, कुछ भी, और जब आप चलते हैं तो रास्ते में बार बार ट्रैफिक की वजह से आपको अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है, कभी रोड खाली होता है तब आप अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं। तो इसका मतलब है हम लोग रोजाना की जिंदगी में जनरली जो मोशन देखते हैं वो ज्यादातर केसेस में कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि आपको अपनी स्पीड को बार बार चेंज करना पड़ता है। एक ऐसा मोशन जिसके दौरान आपकी स्पीड बार बार बदलती है, आप उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं, और इस स्पीड को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर बोलिए इसको वेरिएबल स्पीड। अच्छा, वेरिएबल स्पीड कब हो सकती है, मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और वो बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस ना कवर करे, यानी कि बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल ना करे। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल टाइम के अंदर जो डिस्टेंसेस हैं वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करे। हो सकता है पहले 5 सेकंड में कम डिस्टेंस तय करे, अगले 5 सेकंड में ज्यादा, उसके अगले 5 सेकंड में बहुत कम, और वो ऑब्जेक्ट चाहे स्ट्रेट लाइन में चले चाहे जैसे भी डायरेक्शन में चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टाइम इक्वल है और वो डिस्टेंसेस अनइक्वल ट्रेवल कर रहा है तो आप उसकी स्पीड को बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो आप कह सकते हैं an object is said to be moving with non-uniform speed if it covers unequal distances in equal intervals of time। जैसे मान लीजिए ये एक रास्ता है इस तरीके का, इस रास्ते पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट था, यहां पर एक ऑब्जेक्ट था, और ये ऑब्जेक्ट को जब हमने देखा ना तो पहले 5 सेकंड में इस ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, और सपोज कर लीजिए अगले 5 सेकंड के अंदर इसने सिर्फ 2 ही मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 5 सेकंड के अंदर जब देखा गया तब इसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। इसका मतलब है कि टाइम तो इक्वल है मगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो आप बोलोगे ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस, तो आप बोलेंगे स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो कैसी है, वेरिएबल। अब आते हैं नेक्स्ट, एवरेज स्पीड। ये भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर नीट के अंदर ना इसी के ही सवाल देखने को मिलेंगे आपको, और मैं भी आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो इसी पर बेस ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके आगे एवरेज स्पीड की, आखिर एवरेज स्पीड है क्या और किसे कहा जाता है। एक बात आती है हमारे मन में कि सर एवरेज स्पीड हम क्यों पढ़ते हैं, स्पीड का काम है ये बताना कि कोई चीज कितनी तेज या कितनी धीरे चल रही है, तो जब स्पीड ये काम कर सकती है तो फिर हमें एवरेज स्पीड क्यों पढ़ाया जाता है, हम खाली स्पीड से ही अपना काम कर लेते हैं, क्यों पढ़े हम एवरेज स्पीड को। तो मैं आपको इसके पीछे का रीजन, एक लॉजिक बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये आपके पास एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, एक सीधा रास्ता है, और इस सीधे रास्ते पर सपोज कर लीजिए आप इस जगह पर खड़े हैं और आपको अपने किसी दोस्त के पास जाना है, और आपका दोस्त यहां पर खड़ा है। आप अपने घर से 9 बजे निकले अपने दोस्त के घर जाने के लिए, और आपने अपनी बाइक ली और बाइक से चलना स्टार्ट किया। शुरुआत में मान लीजिए आपकी बाइक की स्पीड यानी कि आपकी स्पीड थी 5 किलोमीटर पर आवर। कुछ देर बाद आपको रास्ता खाली मिला, आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली और अब आपकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। रास्ते में आप थक गए और किसी पेड़ के नीचे कैंटीन पे बैठ करके आराम से चाय पी, रिलैक्स किया, रेस्ट पे रहे। उस टाइम पर आपकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 0। जैसे ही आप उठे तो आपने देखा यार बहुत ज्यादा लेट हो गया, आपने एकदम से अपनी स्पीड बढ़ाई और सपोज कर लीजिए अब आपने अपनी स्पीड कर दी 50 किलोमीटर पर आवर, और फाइनली 12 बजे आप अपने दोस्त के घर पहुंच गए। इसका मतलब 9 बजे से 12 बजे तक आपको जो टाइम लगा वो कितने घंटे लगे, 3 घंटे।
और मान लीजिए यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस था वो वाला डिस्टेंस मान लेते कितना है, दैट इज 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस। अगर इस इंसान से पूछा जाए कि भाई इसने 3 घंटे में ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है, तो ये इंसान एक काम कर सकता है कि सर अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो है वो कितना है 30 और टाइम जो है वो कितना है 3। आप इसे कट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये बंदा ये बोलेगा कि भाई ये जो मेरा दोस्त आया ना इसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब आप इसको बोलोगे ना कि तुम्हारी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, तो ये बोलेगा नहीं यार मेरे तो पूरे मोशन के दौरान 10 कभी स्पीड थी नहीं, कभी स्पीड 5 थी, कभी 20 थी, कभी 0 थी, कभी 50 थी, 10 तो स्पीड थी नहीं। आप कैसे बोल सकते हो कि मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है? अगर मान लो ये बोले कि मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर नहीं थी, तो अगर मैं इससे पूछूं कि फिर क्या थी स्पीड, तो आप सोचिए यहां से यहां तक आने में पता नहीं कितनी बार इसने अपनी स्पीड को बढ़ाया होगा, घटाया होगा, कब इसकी स्पीड 0 रही होगी, कब इसकी स्पीड बहुत ज्यादा, कब इसकी स्पीड बहुत ही कम। तो ऐसी सिचुएशन में क्या इसके लिए ऐसा पॉसिबल है कि ये बता पाए कि मोशन के दौरान कब कब इसकी कितनी कितनी स्पीड थी? तो अगर स्पीड बार बार बदल रही है तो हमारे लिए बताना बड़ा मुश्किल है कि इस स्पीड से मैं ट्रैवल करते हुए हूं। इसलिए पूरे के पूरे मोशन के लिए हम लोग एक ओवरऑल स्पीड को डिफाइन कर देते हैं और उस स्पीड का नाम क्या रख देते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब यह हुआ कि अगर इस इंसान ने 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 घंटे में ट्रैवल किया है, इसका मतलब वो हर घंटे 10 किलोमीटर डिस्टेंस के हिसाब से ट्रैवल कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि हर घंटे वो 10 किलोमीटर ही ट्रैवल कर रहा है, लेकिन हर घंटे के हिस्से में सिर्फ कितने किलोमीटर आ रहा है, 10 किलोमीटर। तो आप इस 10 किलोमीटर पर आवर को क्या बोलोगे, इस ऑब्जेक्ट की या इस पर्सन की एवरेज स्पीड। इसका मतलब एवरेज स्पीड निकालना बड़ा ही आसान है। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, आप टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसी को आप बोलोगे एवरेज स्पीड। तो आप देख सकते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो वैसे अगर आपको इसे डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड रेशियो है किसका, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन का। तो आप कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन। इसी को कहा जाता है एवरेज स्पीड। अब हम जरा इससे रिलेटेड कुछ बातें देखते हैं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। जो भी कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इस लेक्चर के सबसे एंड में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। मान लीजिए आपके पास इस तरीके का एक स्ट्रेट रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता। अब कई बच्चों के मन में आएगा सर ये बात बात पे आप स्ट्रेट लाइन ही बना देते हो भाई, क्योंकि चैप्टर ही कौन सा चल रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए हम यहां पर सारी चीजें स्ट्रेट लाइन में ही देखेंगे। अगला चैप्टर जो है उसका नाम है मोशन इन अ प्लेन, वहां पर हम टेढ़े मेढ़े रास्तों को भी देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसी पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये एक पूरे का पूरा स्ट्रेट रास्ता है, एक ऑब्जेक्ट ने या एक पर्सन ने यहां से चलना शुरू किया। सपोज कर लेते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने या जो भी पर्सन चल रहा था उसकी स्पीड v1 थी और वो कितने टाइम तक चला v1 स्पीड से, t1 टाइम तक। फिर दोबारा देखा गया, तब देखा गया तो पता लगा उस पर्सन की स्पीड v2 थी और वो कितने टाइम तक के लिए थी, t2 टाइम तक। ऐसे ही अगली बार दोबारा देखा गया तो पता लगा v3 स्पीड से वो कितने टाइम तक चला, t3 टाइम तक, और एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहा। अब मुझे कोई बोले कि मुझे इसकी एवरेज स्पीड चाहिए, तो आप चाहें तो एवरेज स्पीड को सिंपली मैं v से ही दिखा देता हूं, और आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड के लिए निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो अब मुझे टोटल डिस्टेंस अगर चाहिए तो ये डिस्टेंस फिर ये डिस्टेंस फिर ये डिस्टेंस सबको जोड़ना पड़ेगा, तब तो टोटल डिस्टेंस आएगा। और मैं जानता हूं डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो अगर इसकी स्पीड v1 है और कितने टाइम के लिए, t1 टाइम के लिए, तो स्पीड इनटू टाइम आप इसे लिख सकते हैं v1 इनटू में t1, ये यहां का डिस्टेंस आ जाएगा। ऐसे तो स्पीड इनटू टाइम ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो आप लिखेंगे v2 इनटू में t2, ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो आप इसे लिखेंगे v3 इनटू में t3, एंड सो ऑन। और भी है तो आप उनको निकाल लीजिए। इन सबको अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा टोटल डिस्टेंस, और अपॉन में टोटल टाइम चाहिए तो टोटल टाइम आ जाएगा t1 प्लस में t2 प्लस में t3 एंड सो ऑन। और इस तरीके से आपको मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, और आप लोग निकाल पाएंगे एवरेज स्पीड। तो ये एक सिंपल सिचुएशन थी और यही आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि जो ये टाइम आप देख रहे हैं ये सारे के सारे टाइम अगर मैं इक्वल कर दूं, मान लीजिए यहां पर देखिएगा, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं इफ अगर आपका टाइम t1 बराबर है टाइम t2 के, बराबर है टाइम t3 के, और सब के सब मान लीजिए किसके बराबर है, t के बराबर। मतलब ये बोल दूं कि अगर वो v1 स्पीड से t टाइम के लिए चलता है, अगले t टाइम के लिए v2 स्पीड से, फिर अगले t टाइम के लिए v3 स्पीड से, तब अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो कैसे निकलेगा भाई, इसी से आप निकाल पाओगे इस चीज को। बस आप t1 t2 t3 इन सब की जगह पर क्या रख दीजिए, t। तो अगर मैं इसे लिखूं तो v बराबर में आ जाएगा v1t, फिर प्लस में आप इसे लिखेंगे v2t, फिर प्लस में आप इसे लिखेंगे v3t प्लस एज इट इज, और नीचे की तरफ आप इसे फिर से लिख पाएंगे दिस इज t प्लस t प्लस t, क्योंकि सारे टाइम इक्वल है।
अब यहां से अगर मैं इनको n टर्म्स मान लूं, n बार है, और पूरे में से अगर मैं t कॉमन ले लूं तो मैं इसे लिख दूंगा v1 प्लस में v2 प्लस में v3 और प्लस प्लस प्लस, और यहां से t ले लिया कॉमन, और नीचे की तरफ अगर ये टर्म n टाइम्स है तो t प्लस t 2t, t प्लस t तो कितना हो गया 3t, और अगर ऐसे t n बार लिखें तो आप इसको क्या लिख पाएंगे n। अब यहां t से t क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास आपकी जो एवरेज स्पीड आ गई वो आ जाएगी v1 प्लस में v2 प्लस में v3 एंड सो ऑन, और अपॉन में यहां पर लिखेंगे n। इसका मतलब अब अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो सारी की सारी स्पीड्स का मीन निकाल दीजिए, उसका एवरेज निकाल दीजिए, आपको एवरेज स्पीड पता चल जाएगी। लेकिन याद रखना ये आप सिर्फ तब इस्तेमाल करेंगे जब आपका टाइम इंटरवल t1 t2 t3 सब एक दूसरे के कैसा हो, बिल्कुल इक्वल। इसके ऊपर बेस्ड सवाल भी है, मैं आपको कराऊंगा तब आप देखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ और इसके ऊपर बेस्ड एक छोटा सा लॉजिक समझते हैं। लॉजिक क्या है, इसी की एप्लीकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट ने दो डिस्टेंसेस ट्रेवल किए, सपोज कर लीजिए टी टाइम के लिए वो v1 स्पीड से चला और अगले टी टाइम के लिए वो v2 स्पीड से चला, और मुझे उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैं ये बोलूंगा यार इन दोनों टाइम इंटरवल इक्वल है तो एवरेज स्पीड हो जाएगी v1 प्लस में v2 अपॉन में 2। अगर मान लीजिए ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसने पहले टी टाइम तक के लिए कितनी स्पीड से चला वो v1, अगले टी टाइम तक के लिए कितनी स्पीड से चला v2, अगले टी टाइम तक के लिए कितनी स्पीड से चला v3। अब मैं बोलूं मुझे एवरेज स्पीड चाहिए तो आप लिखेंगे फिर से v1 प्लस में v2 प्लस में v3, 1 2 3 तीन स्पीड से, अपॉन में क्या हो जाएगा 3, ये है इसकी एवरेज स्पीड। तो इस तरह से आप इसको कितना भी आगे एक्सटेंड कर सकते हो, v1 v2 v3 v4 आ जाएगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा 4। लेकिन इसकी शर्त क्या है कि सारे के सारे टाइम इंटरवल्स इक्वल होने चाहिए। चलिए अब एक और केस देखते हैं, नेक्स्ट। अब अगला वाला केस ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक स्ट्रेट रास्ता है और इस स्ट्रेट रास्ते के ऊपर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, यहां से चलना शुरू किया। मान लीजिए उस ऑब्जेक्ट ने s1 डिस्टेंस v1 स्पीड से तय किया, अगला वाला s2 डिस्टेंस v2 स्पीड से तय किया, अगला वाला s3 डिस्टेंस v3 स्पीड से तय किया एंड सो ऑन। अगला डिस्टेंस s4 था और वो कितनी स्पीड से तय किया v4 से। अब मुझे इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड हो गई v, और मैं जानता हूं एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस s1 s2 s3 s4 s5 सबको जोड़ दूंगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये रहा s1 प्लस में यहां पर आ गया s1, उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे दिस इज s2, उसके बाद आ जाएगा s3 और प्लस करते करते सारे डिस्टेंसेस ऐड कर दीजिए, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। अपॉन में चाहिए टोटल टाइम। अच्छा आप इस टोटल टाइम को अगर लिख दें t1, इसमें लगा हुआ टाइम t1 मान लिया, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो मान लिया t2, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगा वो मान लेते t3, और ऐसे ही सारे टाइम को जोड़ दीजिए तो ये टोटल डिस्टेंस और ये टोटल टाइम आपको मिल जाएगी एवरेज स्पीड। लेकिन अगर मैं टाइम को लिखना चाहूं तो आप यहां पर देखेंगे s1 प्लस में s2 प्लस में s3 एंड सो ऑन, और आपको अब टाइम चाहिए t1। यहां से यहां तक s1 डिस्टेंस तय करने में जो टाइम लगा वो मान लिया t1, और टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस s1 स्पीड v1, तो आप इसे लिख पाएंगे s1 अपॉन में v1 प्लस। दूसरा वाला टाइम अगर देखा जाए तो डिस्टेंस s2 स्पीड v2, तो आप इसे लिख सकते हैं s2 अपॉन में यहां पर क्या हो जाएगा v2 एज इट इज। फिर तीसरे की बात करें तो डिस्टेंस कितना है s3 और स्पीड है v3, और फिर बीच में डाल दीजिए प्लस, तो ये रहा आपके सामने एक रिजल्ट। आप इस रिजल्ट की मदद से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और देखिएगा, अगर मान लीजिए सारे डिस्टेंसेस इक्वल हो जाए, यानी कि अगर s1 बराबर हो s2 के, बराबर हो s3 के, ये सब के सब किसके बराबर हो, इसके बराबर, जितने भी डिस्टेंसेस हैं, ये तीन नियम है और भी लेता हूं इसके अंदर, जितने भी है s1 s2 s3 s4 s5 सब अगर s के बराबर है, और ऐसे में मुझे एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो ऊपर आप देख लेना s1 s2 s3 ये सभी s के ही इक्वल हो जाएंगे, तो s फिर प्लस s फिर प्लस s फिर प्लस 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 एज इट इज, और नीचे भी ये जो s1 अपॉन v1 है आप उसे लिख पाएंगे s अपॉन v1, अगला वाला s अपॉन v2, अगला वाला s अपॉन v3, और फिर प्लस करते करते लास्ट तक। जब आप इसे देखेंगे तो सारे s अगर आप ऐड कर दें तो n टाइम्स ये s है, तो आपका आंसर ऊपर का क्या आएगा ns, और नीचे से आप s कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1 बाय v1 प्लस में 1 बाय v2 प्लस में 1 बाय v3, और फिर यहां पे प्लस एज इट इज, और यहां s से s कैंसिल, तो आप बोलेंगे आपकी एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी n अपॉन में 1 अपॉन v1 प्लस में 1 अपॉन v2 प्लस में 1 अपॉन v3 प्लस 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 एंड सो ऑन। तो दिस इज द एवरेज स्पीड, लेकिन आप इसे तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको यह पता हो कि सारे डिस्टेंसेस जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, तो आप इसे देख सकते हैं। चलिए एक बार इसको थोड़ा और अच्छे से जनरलाइज करके लिखते हैं, देखिए ध्यान से। मैंने आपको बताया कि जो स्पीड है v, इसको निकालने का फॉर्मूला है n,
अपॉन में आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3 और प्लस एंड सो ऑन। अच्छा, अगर मैं एक काम करूं, ये जो पूरी की पूरी टर्म आप देख रहे हैं इसे इधर ले आऊं और v को नीचे ले आऊं, तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 अपॉन v1 प्लस में 1 अपॉन v2 प्लस में 1 अपॉन v3 और प्लस 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 एंड सो ऑन इक्वल टू में बचेगा n, और ये वाला v इसके नीचे आ गया तो आप अपॉन में लिख देंगे v, और इस वाले रिजल्ट को अगर आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छा होगा, आप आराम से सवाल कर पाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट मोशन के दौरान इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है डिफरेंट स्पीड से, और आपसे बोले उसकी एवरेज स्पीड बताइए, तब आप सीधा पहले डिस्टेंस को v1 स्पीड से तय किया तो लिखोगे 1/v1, अगला प्लस में 1/v2, अगला 1/v3 और अगला 1/v4 और अगला 1/v5, और जितने भी डिस्टेंस है, मान लो 5 वेलोसिटीज है तो यहाँ पे n की जगह क्या रखोगे 5 और नीचे क्या आ जाएगा v, बस आप इस v को कैलकुलेट कर लीजिए, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, सपोज कर लीजिए ये एग्जाम्पल नंबर 1 आपके सामने। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन में है और मोशन के दौरान उसने पहला आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से तय किया, अगला आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से तय किया, और मुझे इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो ये जो आपके सामने है डिस्टेंसेस इक्वल है, इसलिए 1/v1 प्लस में 1/v2। आप काउंट कीजिए कितनी टर्म्स हैं, एक और एक ये 2, तो यहां लिखेंगे 2 और नीचे v लिख दीजिए, ये आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। इसको सॉल्व करके v निकाल लीजिए। देखिए अगर मैं इसे यहां पे कैलकुलेट करूं तो v कैसे आएगा, इस जगह पर मैं एक काम करता हूं, इसका एलसीएम लेता हूं। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप इसे लिखेंगे v1 v2, ऊपर की तरफ आ जाएगा v2 प्लस में v1 और इक्वल टू में 2 अपॉन में v एज इट इज। अब अगर मैं इसको पलट दूं तो ये चीज हो जाएगी v1 v2 एज इट इज, और अपॉन में यहां पर आ जाएगा v1 प्लस में v2, और आप इसे 2/v के बजाय क्या लिख सकते हो v/2, और अगर इस 2 को इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 2v1 इंटू v2 अपॉन में v1 प्लस में v2, और आप इसी को बोलोगे कि ये रही मेरे पास मेरी एवरेज स्पीड। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में ये रिजल्ट डायरेक्टली पूछा जा चुका है, ये वाला रिजल्ट भी और ये वाला भी, ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों रिजल्ट, हालांकि दोनों सेम ही है, इसी को तो सॉल्व करके लेके आए हो। तो कभी आपको ऐसा भी रिजल्ट दिखेगा, कभी ऐसा, डायरेक्टली सवाल में यही ऑप्शन दे रखा था। तो अगर ये याद रहेगा तो बहुत अच्छा है, इसे याद रखिएगा आप लोग। चलिए एक काम करते हैं, एक और केस लेके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। मान लो ये स्ट्रेट रास्ता है, इसमें से पहला डिस्टेंस s कितनी स्पीड से तय किया v1, अगला s डिस्टेंस v2 स्पीड से, और लास्ट का s डिस्टेंस v3 स्पीड से। मुझे इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैंने लिखा पहले के लिए 1/v1, फिर प्लस में लिख देंगे 1/v2, फिर प्लस में लिखेंगे 1/v3, और आप काउंट कीजिए 1 2 3, 3 टर्म्स है तो यहाँ लिखिए 3 और अपॉन में v, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करके v निकाल लीजिए, वही आपको क्या मिल जाएगी, आपकी एवरेज स्पीड। तो अब आप इस तरीके से एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर, इन दोनों लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और सबसे एंड में हम करेंगे इनके ऊपर क्वेश्चंस। चलिए अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर। तो आप देख सकते हैं जो अगली स्पीड लिखी है, ये अगली स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड। आखिर ये क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो भी स्पीड होती है उसे बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लो आप कार चला रहे हो, और कार चलाते वक्त में मैंने आपसे ये बोला कि मुझे ये बताइए कि 9:10 और 12 सेकंड पर आपकी कार की स्पीड क्या है। तो मैंने एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि मुझे इस टाइम वाली ही स्पीड चाहिए, इस पर्टिकुलर टाइम की स्पीड को क्या कहा जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप कह सकते हैं द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा देखिए, मैं इसके बारे में अलग से डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स और इसके लॉजिक, इसके कंसेप्ट के लिए आपको डेरिवेटिव की समझ होनी चाहिए। इसलिए जो अगली क्लास होगी उसके अंदर हम डेरिवेटिव और स्लोप इसके बारे में बात करेंगे, और तब मैं आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए बस यहां इंस्टेंटेनियस स्पीड को v इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिख देता हूं v इज इक्वल टू में dx बाई dt। ये dx क्या है, dt क्या है, ये सब कुछ हम बात करेंगे तब जब मैं आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा और डेरिवेटिव सिखाऊंगा और कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं वो सब चीजें बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट, अब आपके सामने टॉपिक आया जिसका नाम क्या है, वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? कहा जाता है द चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ कितनी जल्दी जल्दी या कितनी धीरे धीरे या किस रफ्तार से अपनी पोजीशन चेंज करता है, हम इसी को बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो आप बोलोगे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी है, ज्यादा।
अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत धीरे धीरे वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो आप बोलोगे उसकी वेलोसिटी कैसी है, कम। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहा, या मान लीजिए पोजीशन चेंज करके वापस वहीं पर आ जा रहा है, तो चेंज इन पोजीशन कितना हो गया, 0। कोई पोजीशन नहीं चेंज हुई क्योंकि ऑब्जेक्ट घूम के वापस वहीं आ गया, तो अब ऐसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, 0। तो वेलोसिटी ये बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो आप कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। और कई जने इसको बोल सकते हैं कि इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में आप जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं आप उसे भी आसान भाषा में वेलोसिटी कह सकते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या फिर रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए अब हम वेलोसिटी के बारे में और भी बात करते हैं। देखिए यहां पर ना दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव ना आपको ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन के बारे में बताएंगे कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को लिए आपने इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव कंसीडर कर लिया तो इस डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी आप पॉजिटिव लेंगे, इसके अपोजिट जा रहा है तो आप उसकी वेलोसिटी नेगेटिव लेंगे। और अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट घूम करके वापस अपनी ही जगह पर आ गया तो इसका मतलब जो पोजीशन पहले थी अभी भी वही पोजीशन है, तो आप बोलोगे सर पोजीशन में तो चेंज हुआ ही नहीं, जहां पे पहले ऑब्जेक्ट था अभी भी वहीं पर है। तो ऐसी सिचुएशन में पोजीशन नहीं चेंज हुई तो आप बोलोगे अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इसका मतलब वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। अब नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन पोजीशन। यानी कि हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में पोजीशन चेंज होती है। मैं आपको समझाता हूं, सुनिए। सपोज कर लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस जगह पर मौजूद है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया, O। और ये ऑब्जेक्ट ना इस तरीके से ट्रैवल करते करते यहां पर आकर के पहुंच गया इस जगह पर। अब मैंने देखा कि पहले इसकी पोजीशन ये थी, इसको लिख देता हूं I का मतलब हो गया इनिशियल, इसको लिख देता हूं F का मतलब क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। अब मैं अगर बोलूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है या इसकी पोजीशन किस तरफ चेंज हुई तो आप बोलोगे सर यहां से यहां इनिशियल से फाइनल की तरफ इसकी पोजीशन क्या होगी, चेंज। तो जिस डायरेक्शन में इसकी पोजीशन चेंज होगी यही डायरेक्शन होगी किसकी, इसकी वेलोसिटी। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है या जिस डायरेक्शन में पोजीशन चेंज हो रही है वही डायरेक्शन होगी किसकी, वेलोसिटी की। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन आगे की ओर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी आगे की तरफ, ऑब्जेक्ट की पोजीशन पीछे की ओर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी पीछे की तरफ, या फिर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगी किसकी, वेलोसिटी की। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज की। वेलोसिटी 4 तरह की है भाई। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल वेलोसिटी, और तीसरा देखा जाए तो एवरेज वेलोसिटी, और चौथा वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब हम एक एक करके चारों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। तो अब आप जरा समझना व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, यानी कि ना तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है और ना ही वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और ऐसी सिचुएशन में आप उसकी वेलोसिटी को कहोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट स्पीड से चलता जाए बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज किए, तब आप बोलोगे कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कैसी है, कांस्टेंट। तब आप बोलोगे कि ये चल रहा है और वो भी कौन सी वेलोसिटी से, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। आप इसमें देख सकते हैं ए पार्टिकल इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम एक पार्टिकल को कह सकते हैं कि उसके पास जो वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म है इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन्स सेम। अगर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों कैसे रहे, सेम, चेंज ना हो। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन, ऐसा सिर्फ तब हो सकता है इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब वो किसमें चल रहा हो, एक स्ट्रेट लाइन में, विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, बिना अपनी डायरेक्शन को रिवर्स किए। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी डायरेक्शन में चल रहा है और उसकी स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट है, या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और वो डायरेक्शन को नहीं बदल रहा, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है, तब आप बोलोगे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ऐसी वेलोसिटी को कहा जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इस मोशन को भी आप बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा कि वेलोसिटी जो है वो क्या बताता है। तो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप यहां देख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एक सिंपल सा रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, आप इसे अगर प्रैक्टिकली समझना चाहते तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वही होगी उसकी वेलोसिटी। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट ने
टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डी कवर किया। डी क्या है? डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल डी। तो वो एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? आप बोलोगे सर कैपिटल डी अपॉन में टी। और एक यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वही उसकी वेलोसिटी होगी, तो आप इसी को बोलोगे यही वेलोसिटी बन जाएगी। और आप इस वेलोसिटी को लिख पाएंगे वी वेलोसिटी अगर हम मान लेते हैं दैट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा? दिस इज टाइम। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसके बारे में बात कर ही चुके हैं। अब आती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी? अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और मोशन के दौरान उसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है, तो आप ऐसे मोशन को बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और ऐसी वेलोसिटी को कहोगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, अब सवाल यह आता है कि सर कब कब वेलोसिटी चेंज हो सकती है? मान लो अगर ऑब्जेक्ट मोशन के दौरान अपनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर दे, या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर ले, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों चेंज कर ले, इन तीनों ही केसेस में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और आप बोलोगे कि इसकी जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो आप यहां देख सकते हैं ए पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ बोथ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या फिर दोनों के दोनों ऑफ वेलोसिटी चेंज। यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और मोशन के दौरान आपको उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होता हुआ दिख जाए, या उसकी डायरेक्शन चेंज होती हुई दिखाई दे, या फिर दोनों ही चेंज होते हुए दिखाई दे, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तो आप बोल देना सर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी वेरिएबल है, और आप ऐसी वेलोसिटी को बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इस तरह के मोशन को भी कहोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आते हैं नेक्स्ट। तो अब आई हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। तो भाई जिस तरह से मैंने आपको एवरेज स्पीड पढ़ाया ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ऐसे ही आप बोलोगे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो पूरे का पूरा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है, अपॉन में आप क्या लिखेंगे? दिस इज टाइम। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। तो लिखा है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी या फिर पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट जो भी। तो आप यहां पर देख सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन किसकी होगी? डिस्प्लेसमेंट की। तो अब ना हम इसके बारे में और बातें डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके ऊपर बेस्ड ना हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक वेलोसिटी और रह रही है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। और ये वाली वेलोसिटी कौन सी है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो भी वेलोसिटी होती है, आप उसे बोलते हो उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि एक पार्टिकल मोशन कर रहा था, मुझे इस पार्टिकल की वेलोसिटी एग्जैक्ट 12:15 और 16 सेकंड पर बताइए। तो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर मैं किसी चीज की वेलोसिटी पूछ रहा हूं, तो जो वेलोसिटी आप बताएंगे आप उसे बोलोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होगी उसे बोलोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी होगी उसे कहा जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और आपके सामने यहां लिखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर मैं इसको v से ही दिखा दूं तो v बराबर इसके लिए भी हम लिखेंगे dx बाय dt। ये क्या है? इसके पूरे कंसेप्ट, इसके पूरे लॉजिक को हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग से इसका एक लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें आपको पढ़ाऊंगा। तो अब बारी आती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और ये पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़े काम के पॉइंट्स हैं। फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो हम यहां से सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। चलिए एक बार समझते हैं जरा ये है क्या। देखिए, हम लोगों ने ये चीज सीख रखी है पहले ही कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो हमेशा बड़ा और बराबर होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। वो भी डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। ये मैंने पहले पढ़ा रखा है कि मैंने ये बताया था कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां दिखने में दिक्कत हो रही है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको साफ। यहां लिख रहे हैं दैट इज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अगर मैं एक काम करूं, दोनों साइड पर t से डिवाइड कर दूं। भाई मैं पहले बता चुका हूं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा और बराबर होगा। हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा ही होगा या इक्वल हो सकता है। और दोनों साइड अगर t से डिवाइड कर दूं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आप बोलोगे सर ये तो स्पीड बन गया, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आप बोलोगे ये बन गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो ये रही वेलोसिटी, और बीच में जो साइन है वो वैसे का वैसे रहेगा। तो इससे पता लगता है स्पीड, जो एवरेज स्पीड है वो एवरेज वेलोसिटी से हमेशा बड़ी या फिर कैसी रहेगी? बिल्कुल बराबर।
ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो स्पीड से ज्यादा हो जाए। ऑलवेज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। हमेशा ये स्पीड से कम या ज्यादा से ज्यादा स्पीड के बराबर हो सकती है। क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। चलिए, यही पॉइंट हमारे सामने लिखा था, तो ये लिखा एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब यहां पर से अब हम अगले एक और पॉइंट पर आते हैं। ए पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। एक पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट हो सकती है और हो सकता है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, वो कैसी हो? वेरिएबल। देखिए जरा कैसे, यहां पर देखना। मान लीजिए आपके पास इस तरीके का एक सर्कुलर पाथ है, ये रहा एक सर्कुलर पाथ, और इस सर्कल के ऊपर एक पार्टिकल है जो चल रहा है। मान लो वो पार्टिकल यहां पर मौजूद है। अब मान लीजिए पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हर एक सेकंड में वो पार्टिकल 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है इस सर्कल के ऊपर। तो अगर पार्टिकल पहले यहां था, अब वो पार्टिकल यहां से ट्रेवल करके यहां पर पहुंच गया, उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मान लीजिए कितने मीटर का था? 2 मीटर का 1 सेकंड में। तो आप बोलोगे सर जब पार्टिकल यहां पर था तब इसके मोशन की डायरेक्शन इस तरफ थी, मतलब तब इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। जैसे ही 2 सेकंड बाद ये यहां पहुंचा तब इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ हो गई। अगर 2 सेकंड बाद वो यहां पहुंच गया तब इसकी मोशन की डायरेक्शन इस तरफ हो गई या वेलोसिटी की डायरेक्शन। जब वो यहां पहुंचेगा तब इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी मोशन की, यहां पहुंचेगा तब इसकी डायरेक्शन इस तरफ, यहां पहुंचेगा तब इसकी डायरेक्शन इस तरफ। भाई ये पार्टिकल ऐसे ऐसे गोल गोल घूम ही तो रहा है। जब ये पार्टिकल यहां से यहां आया तो आप देखोगे पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन या वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद मुड़ गया। तो बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है मगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड तो कांस्टेंट है मगर उसकी वेलोसिटी या मोशन की जो डायरेक्शन है वो बार बार क्या हो रही है? चेंज। और मैंने कहा था कि अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो भी आप बोलोगे कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कैसी है? वेरिएबल। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन करे और मोशन के दौरान उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे मगर फिर भी उसकी वेलोसिटी कैसी हो? वेरिएबल। और ऐसा सिर्फ तब होगा जब वो ऑब्जेक्ट मोशन की डायरेक्शन को बार बार क्या करेगा? चेंज। तो ये था दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अगले चैप्टर में आएगा, मोशन इन अ प्लेन के अंदर मैं फिर पढ़ाऊंगा इसको ढंग से। अगला यहां पर एक पॉइंट और है लास्ट, फिर हम न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। और ये लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, लिखा है ना, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तब ऐसी सिचुएशन में उस पार्टिकल की एवरेज स्पीड, उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी और उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सब के सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। इसका मतलब आप कह सकते हैं एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑल आर इक्वल। बस शर्त यह है कि आपका वो ऑब्जेक्ट ना कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलना चाहिए। मोशन के दौरान उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए। When particle moves with uniform velocity, then its instantaneous speed, magnitude of instantaneous velocity, average speed and magnitude of average velocity are equal. ये सब के सब इक्वल होंगे अगर आपका पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, इन सभी पॉइंट्स के लिए आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना। ये सब कुछ जो पढ़ा रहा हूं इसका पीडीएफ फॉर्मेट आप लोगों को हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको उसका मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, सवाल पढ़ते हैं। ए पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1। एक पार्टिकल ने पूरे डिस्टेंस में से आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से ट्रैवल किया एंड द रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, और बाकी का आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से। देख लो दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। तो पूछा है इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। तो पूरी जर्नी के दौरान इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी? मैंने अभी अभी आपको ये चीज पढ़ाई थी और इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? दैट इज सी, 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। और अगर किसी बच्चे को ये याद ना भी रहे तो मैंने आपको लॉजिकली ये बात समझाई थी कि अगर ऐसा हो कि पूरे के पूरे मोशन में से आधा डिस्टेंस s v1 स्पीड से तय किया और बाकी का आधा इस डिस्टेंस v2 स्पीड से, और आपको एवरेज निकालनी है और ये दोनों इक्वल डिस्टेंसेस हैं, तो आपको मैंने बताया था आप लिखेंगे 1/v1 प्लस में 1/v2 और इक्वल टू में 1 और 2 कितनी टर्म्स है? 2 और अपॉन में यहां पर लिखेंगे v। और इस एक्सप्रेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से v निकालेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस में v2। तो ये था रिजल्ट जो मैंने पहले आपको बताया था। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल देखिए।
A car covers the first half of the distance between two places at a speed of 40 km per hour and the second half of 60 km per hour. What is the average speed of the car? कहा गया कि एक कार है, वो जो डिस्टेंस तय कर रही है, मान लीजिए एक कार इस तरीके से एक रास्ते पर चल रही है, कहा गया कि इसमें से आधा डिस्टेंस जो है वो उस कार ने ट्रेवल किया कितनी रफ्तार से, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और बाकी का जो आधा डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया कितनी रफ्तार से, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और आपसे बोला इसकी एवरेज स्पीड बताइए। और देख लीजिए डिस्टेंसेस आधे आधे मतलब इक्वल डिस्टेंस है, और अभी बताया ऐसी सिचुएशन में एवरेज स्पीड का रिजल्ट हमने निकाला था 2v1 v2 अपॉन में आ गया v1 प्लस में v2। आप इनमें वैल्यूज को रख दो, 2 की जगह 2, v1 आपके पास कितना है 40, v2 आपके पास कितना है 60, और नीचे भी आप लिख सकते हैं दिस इज 40 प्लस में 60। मैंने कुछ नहीं किया, v1 और v2 की जगह उनकी वैल्यूज रख दी, तो आप इसे लिख सकते हैं 2, और ये 40 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2400, और डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40 इज 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 24 इंटू 2 आपका आंसर आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द एवरेज स्पीड। डायरेक्ट इस रिजल्ट में वैल्यू डाल दीजिए, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, A car travels along a straight line for first half time. एक कार जो है वो एक सीधे रास्ते पर चल रही है, वो भी आधे टाइम के लिए, विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, और वो भी कितनी रफ्तार से, 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, एंड द सेकेंड हाफ टाइम, और बाकी का जो आधा टाइम है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, वो कितनी रफ्तार से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। आपको बताना है इस कार की एवरेज स्पीड क्या होगी। अच्छा देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और मोशन में आधे टाइम के लिए वो v1 स्पीड से चले, बाकी के आधे टाइम के लिए वो v2 स्पीड से चले, तो ऐसे सिचुएशन में जो स्पीड होती है एवरेज स्पीड वो हो जाती है v1 प्लस में v2 अपॉन में 2, मतलब उनका मीन। तो आपको पता है टाइम इक्वल है, इसलिए v1 प्लस v2 अपॉन में 2। तो पहली स्पीड v1 कितनी है आपके पास 50, दूसरी स्पीड v2 कितनी है 60 डिवाइडेड बाय 2, आप इसे ऐड करेंगे तो 110 डिवाइडेड बाय 2, और 2 से इसे कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द एवरेज स्पीड, और ये मैंने इसलिए लगाया क्योंकि टाइम इंटरवल्स इक्वल दे रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल। ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, एक 60 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। एक काम करते हैं, जैसे बोला है वैसे वैसे मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास एक ट्रैक है, इस ट्रैक की लंबाई दे रखी है कितनी, 60 किलोमीटर। तो मैं यहां से यहां तक लिख देता हूं कि ये जो लेंथ है वो कितनी है, 60 किलोमीटर। ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो पहले 30 किलोमीटर मतलब इसका आधा डिस्टेंस, मान लीजिए ये वाला जो है वो कितना है, पहला 30 किलोमीटर जो है वो किस रफ्तार से ट्रेवल करती है। एक काम करते हैं, इसे नीचे लिखते हैं। पहले जो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है दैट इज 30 किलोमीटर, ये जो स्टार्टिंग का 30 किलोमीटर डिस्टेंस है वो ट्रेवल करती है विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये वाला डिस्टेंस तय करने के लिए इसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। फिर पूछा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, कितनी तेजी से ट्रेन को चलना चाहिए, द नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स, अगले 30 किलोमीटर तक। तो ये रहा नेक्स्ट 30 किलोमीटर, सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप, ताकि पूरे ट्रिप के लिए इसका जो एवरेज आ जाए वो एवरेज कितना हो जाए, 40 किलोमीटर्स पर आवर। सवाल सबको समझ में आ गया होगा। इन्होंने बोला 60 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर को तय करने के लिए स्पीड जो थी ट्रेन की वो थी 30 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है बाकी के जो 30 किलोमीटर है उसमें वो अपनी स्पीड कितनी रखे ताकि पूरे मोशन के लिए जो एवरेज स्पीड हो वो कितनी आ जाए, 40। अब भाई मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी स्पीड होनी चाहिए, चलिए मान लेते हैं ये वाली स्पीड उसको कितनी रखनी चाहिए, v2। अब हमें ये v2 निकालना है, लेकिन हमने तो एवरेज स्पीड के लिए पढ़ा ना अभी फॉर्मूला कि अगर डिस्टेंसेस इक्वल है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए डायरेक्ट रिजल्ट हमने देखा था 2v1 v2 अपॉन में आ जाएगा v1 और प्लस में क्या हो गया दैट इज v2 और इक्वल टू में आप इसे लिख दीजिए 40। अब इनमें वैल्यूज प्लॉट कीजिए और देखिए रिजल्ट आता है कि नहीं आता। तो 2 की जगह 2, v1 आपके पास कितना है, यही तो है v1, तो v1 आपके पास है 30, v2 हमें कैलकुलेट करना है तो v2 रहने देते हैं, और नीचे की तरफ है v1 प्लस v2, तो v1 इज 30 और v2 हमें फाइंड आउट करना है, और इक्वल टू में आपके पास क्या है दैट इज 40। ये आपको कितना दे रखा है, 40 गिवन दे रखा है। अब यहां पर से 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसको कट कर देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऊपर आपके पास बचेगा क्या, 3 इंटू में v2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये रहा 2 ब्रैकेट में 30 प्लस में v2 एज इट इज।
तो आप इसे लिखेंगे 3 इंटू वी टू एज इट इज रहने दो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 60 और फिर 2 से v2 को मल्टीप्लाई किया तो ये रहा 2v2, इस 2v2 को इधर ले आएंगे तो 3v2 माइनस में 2v2 बराबर में आ गया 60, यानी कि माइनस करेंगे तो v2 इज इक्वल टू आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप बोल सकते हैं सर हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस हिस्से के लिए उसकी स्पीड 60 होनी चाहिए, तब इसका एवरेज जो है वो कितना आएगा 40 आ पाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें सवाल में क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, मैंने ये लॉजिक और कंसेप्ट बताया था, अब मैं उसे यहां अप्लाई करूंगा। ए बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन कवर्स अ डिस्टेंस इन 3 इक्वल पार्ट्स। ध्यान रखना, एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं भाई, ये रही एक स्ट्रेट लाइन और उसमें वो डिस्टेंस कवर करती है 3 बराबर हिस्सों में, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये वाला तीसरा, तीनों हिस्से बिल्कुल इक्वल हैं। इसका मतलब अगर आप ये कहें तो ये वाला डिस्टेंस अगर s है तो ये डिस्टेंस भी s और ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा s। उसके बाद लिखा है इक्वल पार्ट्स विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड, देन इट्स एवरेज स्पीड इज, आपके पास 4 ऑप्शन। इसका मतलब ये वाला पहला जो हिस्सा है उसमें उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, इस वाले डिस्टेंस में उसकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकंड और इस वाले डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसकी स्पीड क्या रखी है 4 मीटर पर सेकंड और आपको बतानी है इसकी एवरेज स्पीड। अब देखो भाई तीनों पार्ट्स के डिस्टेंसेस इक्वल है s s s और मैंने आपको बताया था ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था आप लिखेंगे 1/v1 प्लस में 1/v2 प्लस में 1/v3 और उसके बाद ये कितने 1 2 3, तो आप इसे लिखेंगे 3 और नीचे आ जाएगी एवरेज स्पीड। अब क्योंकि आपको मुझे सिखाना है इसलिए मैंने ये लिखा, वरना मैं ये नहीं लिखता, मैं सीधा क्या कर देता 2 3 4 है तो इसको लिख देता सीधा 1/2 या फिर इसे लिखते 1/3 और इसे लिखते 1/4, इसको ना लिखने के बजाय, वरना आप ऐसे बोल दो v1 की जगह v1 रख दिया 2, v2 की वैल्यू रख दी 3 और v3 की वैल्यू रख दी 4 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3/v। आप इसे सॉल्व करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, यहां पर आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा 4 और यहां पर आ जाएगा 3, इक्वल टू में हो गया 3/v। अगले स्टेप में 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो आप इसे लिखेंगे 13 अपॉन में 12 इक्वल टू में 3 अपॉन में v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13v इज इक्वल टू 36 या फिर v इज इक्वल टू आ जाएगा 36 अपॉन में 13 एंड दिस इज मीटर पर सेकंड। तो ये रही आपके पास आपकी एवरेज स्पीड। तो ऑप्शन नंबर 36 अपॉन 13, दिस इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल। A train moves with a speed of 30 km per hour in first 15 मिनट। पहले 15 मिनट तक ट्रेन जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। यहां मैं लिख देता हूं ये रहा 30 किलोमीटर पर आवर और कितने टाइम के लिए चल रही है 15 मिनट के लिए। एंड देन विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन द लास्ट 30 मिनट। इसका मतलब उसके बाद जो 30 मिनट बचे हैं उनमें ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर दिस जर्नी। आपको बताना है इस जर्नी के लिए हमारी इस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन। सपोज कर लीजिए एक सिंपल डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। कहा गया है कि पहले 15 मिनट तक, यानी कि मुझे टाइम t1 दे रखा है 15 मिनट्स, तो पहले 15 मिनट तक जो ट्रेन चल रही है उसकी रफ्तार जो है वो कितनी है, दैट इज 30 किलोमीटर्स पर आवर। और फिर कहा गया अगले 30 मिनट तक वो 60 की रफ्तार से चल रही है। तो इसका मतलब है ये वाला डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रही है ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इस बार जो टाइम है वो कितनी देर तक इस स्पीड से चल रही है 30 मिनट्स तक। अब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैं जानता हूं एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखो वैसे देखा जाए तो ये किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में, ये मिनट में, आपको इस मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आप अगर चाहें तो लॉजिकली अगर देखें तो मैं बोलूं ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड मैंने ले लिया 30 किलोमीटर पर आवर, मैं यूनिट भी लिख रहा हूं ध्यान से देखना, और इनटू में टाइम जो है वो मैंने लिख दिया कितना 15 मिनट, 15 मिनट्स। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं दैट इज 15 मिनट्स। तो मैं एक काम करता हूं यहां पर, अब मैं इसको ये किलोमीटर पर आवर हटा के सिर्फ मिनट वाले को लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आप लिख सकते हैं, बाकी यहां पर ध्यान दीजिए 30 और ये 15 मिनट लिख रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि आप चाहो तो इस मिनट को आवर में चेंज कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके बिना भी हो जाएगा। कैसे वो आप देखिए, ये डिस्टेंस आ गया स्पीड इंटू टाइम। फिर इसकी बात करेंगे तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना 60 और टाइम कितना है 30 मिनट्स। मैं ये मिनट इसलिए लिख रहा हूं ताकि याद रहे कि भाई मैंने अभी इसको चेंज नहीं किया। नीचे टोटल टाइम 15 मिनट और 30 मिनट, तो आप इसमें अगर लिखेंगे तो 15 मिनट्स और प्लस में 30 मिनट्स। तो अगले स्टेप में आप अगर चाहें तो इसमें से एक काम करते हैं, इस पूरे में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है।
मुझे इसके अंदर एक तो 15 मिनट और 30 मिनट में से इसमें से 15 मिनट तो आ गया कॉमन, ये तो कॉमन आ गया 15 मिनट। बाकी आप और भी कॉमन ले सकते हैं, मगर मैं ऐसे ही अगर लिख दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास 30 और ये आपके पास है 60, तो इसमें से 2 बचेगा क्योंकि 15 मिनट ले लिया कॉमन। अब नीचे की तरफ 30 और 15 ये क्या हो गया 45 और यहां पर क्या आ जाएगा मिनट्स, और ये मिनट से मिनट कैंसिल, 15 से इसको कट करेंगे तो ये क्या बचेगा 3। मैं इसलिए मिनट लेके चल रहा था। अब मिनट से मिनट कैंसिल, अगर कोई चाहे तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां के बाद से आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 60 इंटू 2 120, 120 और 3 कितना हो गया दैट इज 150, और 150 इसके नीचे क्या बचेगा 3, और आप 3 से इसे कट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50। और किस यूनिट में दे रखी थी स्पीड, किलोमीटर पर आवर, तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में आ गया। तो ये रहा अगला सवाल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखना, अच्छा सवाल है। ए पर्सन मूव्स सच दैट he covers first half of distance with speed 12 मीटर पर सेकेंड। एक पर्सन ऐसे चल रहा है कि वो पूरे डिस्टेंस का आधा हिस्सा 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है, एंड इन रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, और जो बाकी का आधा हिस्सा बच गया उस हिस्से में he moves first half time with ये गड़बड़ हो गई, इसे कट कर देते हैं। फर्स्ट हाफ टाइम with speed 3 मीटर पर सेकेंड एंड रिमेनिंग हाफ टाइम with speed 5 मीटर पर सेकेंड। ये टाइपिंग एरर आ गया भाई। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। देखिए मैं आपको पहले सवाल पूरा समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। सपोज कर लीजिए ये एक पूरे का पूरा कंप्लीट रास्ता है। सवाल में कहा गया है कि आधा डिस्टेंस, कितना आधा, मान लो ये आधा डिस्टेंस क्या मान लिया s, इस आधे डिस्टेंस को कितनी रफ्तार से तय किया गया 12 मीटर पर सेकेंड, तो मैं यहां लिख देता हूं दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। ये आधा डिस्टेंस कवर किया इतनी रफ्तार से, 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। फिर जो बाकी का आधा डिस्टेंस बचा, इसे भी मैंने लिख दिया s। इस आधे डिस्टेंस को 2 अलग अलग स्पीड से ट्रैवल किया गया। कह रहे इसमें से जितना भी टाइम लगा होगा इस डिस्टेंस को तय करने में, उसके आधे टाइम तक हम चले कितनी रफ्तार से 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और बाकी के आधे टाइम तक हम चले कितनी रफ्तार से 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। इसका मतलब मान लीजिए जो इसका आधा टाइम रहा होगा, सपोज कर लेते हैं अगर मैं उसे t मान लूं, समझाने के लिए t मान लो, जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका मतलब है आधे टाइम तक जो आपकी स्पीड रही वो रही 3 मीटर पर सेकंड, और बाकी के आधे टाइम यानी कि फिर से t टाइम मान लेते हैं, अब जो स्पीड रही वो रही 5 मीटर पर सेकंड। आपको पूरे के लिए क्या निकालना है एवरेज। तो अब इसके अंदर दोनों कंसेप्ट डाल दिए, पूरे डिस्टेंस में से आधा डिस्टेंस 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, बाकी का जो आधा डिस्टेंस बचा था उसमें से आधे टाइम तक के लिए 3 मीटर पर सेकंड, और बाकी के आधे टाइम तक के लिए स्पीड कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड। आपको ओवरऑल एवरेज स्पीड बतानी है पूरे मोशन के लिए। तो अब देखना जरा कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले आप इसके लिए एवरेज निकालिए। अगर मैं इसके लिए एवरेज निकालूं, इसको v डैश लिख देता हूं, चलिए मान लीजिए, तो इसका एवरेज अगर निकालना स्टार्ट करें तो आप इसको v डैश की बजाय v1 v2 मान लेते हैं। चलो इसे मैंने मान लिया v1 ही है मेरे पास, v1 कितना है दैट इज 12 मीटर पर सेकंड, और इसे मान लेते हैं v2। और आप जानते हैं जब भी टाइम इक्वल होगा तो जो एवरेज स्पीड होती है वो दोनों का मीन होती है, तो आप इसे लिखेंगे 3 + 5 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 8/2 दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये इसकी पूरी एवरेज स्पीड 4 आ गई। अब तो ये पूरा सवाल बन गया ना, आधा डिस्टेंस 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और बाकी के आधे के लिए एवरेज स्पीड है कितनी 4 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंसेस इक्वल है। तो मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि ऐसी सिचुएशन में एवरेज स्पीड निकालनी है तो इसका जो फॉर्मूला होगा v बराबर में दैट इज 2v1, उसके बाद v2 अपॉन में आ जाएगा v1 और प्लस में आप लिखेंगे v2, तो यहां 2 की जगह 2। व्हाट इज योर v1 दैट इज 12 एंड व्हाट इज योर v2 4, और नीचे की तरफ आप इसे लिखेंगे 12 प्लस में 4 एज इट इज, और यहां पर आ जाएगा 2 इंटू में 12 इंटू में 4, और अपॉन में आप इसे लिख सकते हैं 16। 4 से इसको कट कर दिया तो ये हो गया 4, 4 से इसे कट किया तो ये हो गया 3, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो हमारा आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द एवरेज स्पीड। तो ये इसके अंदर छोटी सी ये गड़बड़ थी, एरर था भाई, ये टाइपिंग मिस्टेक्स थी, बाकी सवाल ऐसा था। तो अब आप लोगों के सारे क्वेश्चंस खत्म। तो फिर आज मैंने आप लोगों को स्पीड पढ़ाया, वेलोसिटी पढ़ाया, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, कैसे कैसे कंसेप्ट है वो समझाए, और उसके बाद आप लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस और ये सभी न्यूमेरिकल्स करवाए। जो भी चीजें मैंने आज आप लोगों को पढ़ाई है आप इनके नोट्स जरूर बनाइएगा। अच्छे से एक रजिस्टर ले लीजिए जिसके अंदर आप ये सारी चीजें टाइम टू टाइम जैसे जैसे लेक्चर्स आते जाएं आप उनके नोट्स बनाते जाएं, ताकि जब जरूरत पड़े तब आप उसे आसानी से रिवाइज कर पाएं। और इसके अलावा भी मैं इतना कर सकता हूं आप लोगों के लिए कि जो भी मैंने पढ़ाया है इसका PDF फॉर्मेट आपको टेलीग्राम के चैनल पर दे दूं,
और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई सवाल आपको पूछना है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट को मैं पढ़ूंगा। अगर आप लोगों के कमेंट ऐसे हैं जिसमें किसी भाई को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत है, कोई सवाल पूछना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वो सवाल कमेंट में बताने लायक रहा उसका जवाब, तो मैं कमेंट में दे दूंगा। और अगर लगा कि नहीं यार, उसके लिए मुझे लेक्चर में, वीडियो में उसको इंक्लूड करना चाहिए, तो मैं अगले लेक्चर के अंदर, अगली वीडियो के अंदर उस चीज को इंक्लूड कर दूंगा। और तब तक के लिए भाई मेहनत कीजिए, अपने जोश को बरकरार रखिए और पढ़ते रहिए और लगे रहिए इन फिजिक्स के ऊपर।